हे गाइस, आपका स्वागत है कस्टम क्लासेस में। और हम लोग अपनी क्लास 11th अकाउंटेंसी सीरीज़ में अभी तक अपना कैश बुक विद जीएसटी ख़त्म कर चुके हैं और अब हमारी बारी है कि हम लोग अपने नेक्स्ट पड़ाव पे चले। ठीक है, तो अपने एक बार पुराने दिनों में वापस चलते हैं जहाँ पर हमने अपने सब्सिडरी बुक स्टार्ट करी थी, वहीं पर चलते हैं। देखो हमने क्या क्या अभी तक कर लिया है अपना। हमने अपने कैश बुक कर ली है। हमारे कैश बुक 3 टाइप्स की होती हैं, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। और ये दोनों कैश बुक, सिंपल एंड डबल कॉलम कैश बुक, मैं आपको विद एंड विदाउट जीएसटी बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब बारी है हमारी बाकी की सब्सिडरी बुक्स पे चलने का। सबसे पहले अब हम लोग आज की वीडियोस में कवर करेंगे एक तो परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक। ओके, ये दोनों मैं आपको साथ के साथ ही करवाऊंगी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट में फॉलो करेंगे सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। और अगर टाइम बचा तो उसी के साथ जर्नल प्रॉपर, अदरवाइज इन द नेक्स्ट और एन एडिशनल वीडियो आपको मैं जर्नल प्रॉपर प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक से। सबसे पहले तो ये जानो कि परचेज बुक को आप लोग परचेज जर्नल भी बोलते हो। ठीक है, तो इन केस आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रिपेयर अ परचेज जर्नल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि आपको एक परचेज जर्नल बनानी है अपने जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं उसमें से, तो आप क्या करोगे, आपको परचेज बुक ही फॉलो करनी है। ओके, नाउ परचेज बुक होती क्या है और हम लोग क्या क्या करते हैं उसमें। सी, ये एक सब्सिडरी बुक होती है जिसमें हम लोग क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट मतलब क्रेडिट विच मीन्स कि आपने उस ट्रांजैक्शन के होते वक्त कैश नहीं दिया था। ठीक है, अब कौन सी क्रेडिट परचेजेस, क्या अगर मैं कोई फिक्स्ड एसेट भी परचेज करती हूँ तो उसकी ट्रांजैक्शन भी क्या मैं परचेज बुक में रिकॉर्ड करूंगी? नहीं करूंगी। ओके, अगर आपने कोई ऐसा गुड खरीदा है, ऐसा सामान खरीदा है जिसका सेल एंड परचेज आपका बिजनेस रूटीन है, जैसे कि अगर सपोज एक स्टेशनरी की शॉप है तो स्टेशनरी की शॉप के लिए उसके गुड्स क्या होंगे, उसके पेन, पेंसिल्स, रजिस्टर्स है ना, कलर्स, क्रेयॉन्स, एनी काइंड ऑफ थिंग्स जो स्टेशनरी से रिगार्डिंग है, तो वो उसके गुड्स माने जाएंगे। लेकिन अगर वो एक डेस्क खरीद लेता है, ठीक है, डेस्क खरीदता है, टेबल खरीदता है, तो वो उसके फिक्स्ड एसेट के नेचर पे आ जाएंगे, वो उसके गुड्स नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो गुड्स कौन से जिसमें फर्म या फिर वो बिजनेस कॉर्पोरेशन डील करती है। ओके, और किसके बेसिस पे हम लोग इनको रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं, हमको एक इनवॉइस दिया जाता है जिसमें ये मेंशन होता है कि इस पर्सन ने हमसे इस डेट पे इतनी क्वांटिटी खरीदी थी, जिसमें मतलब आपका एक पर्टिकुलरली सिर्फ कैश पेड के अलावा हर चीज मेंशन होती है। वो एक तरीके से आपका क्रेडिट परचेज का बिल हो जाता है। ओके, सो इसका फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं कि उसका फॉर्मेट में हम लोग क्या क्या देखेंगे। देखो, ये फॉर्मेट है आपका विदाउट जीएसटी का। ओके, विद जीएसटी वाला फॉर्मेट मैं आपको नेक्स्ट मिनट्स में बताने वाली हूँ। ओके, देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेट। ठीक है, डेट मतलब जिस डे पे ट्रांजेक्शन हुई थी, ठीक है, उस वाली डेट को मेंशन किया जाता है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में आपकी जो आपको डिटेल मेंशन करनी है। ओके, जैसे कैसी डिटेल, किसके रिगार्डिंग डिटेल, जैसे कि कौन है क्रेडिटर या फिर कौन है आपका सप्लायर जिससे आपने अपने गुड्स खरीदे, उसका नाम, कितनी क्वांटिटी ली, ठीक है, कितनी क्वांटिटी ली और कितना पर प्राइस था। ओके, नाउ ये अब आगे चलते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या लिखेंगे, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगी। फिर आता है हमारा इनवॉइस नंबर। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपके कौन सा इनवॉइस नंबर पे वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आपकी लिखी हुई है। ठीक है, और लेजर फोलियो, अब तो पता चली गया है कि लेजर फोलियो होता क्या है। मतलब जब लेजर अकाउंट्स बने हुए थे तो उसमें कौन से पेज पे इन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हमने लेजर अकाउंट्स में करी हुई है। ओके, फिर हम लोग आते हैं डिटेल्स में। देखो, डिटेल्स आपका एक क्या कॉलम होता है जिसमें आप लोग अपनी कैलकुलेशन शो करते हो कि फ्रॉम द लिस्ट प्राइस टिल द इनवॉइस प्राइस क्या क्या ऐड और क्या क्या सब्ट्रैक्ट इसमें हमने किया है। ओके, देखो यही आपको प्रोसीजर जो है फॉलो करना है इन द केस ऑफ विदाउट जीएसटी। अगर जीएसटी नहीं है तो आपका ये प्रोसेस फॉलो होगा। देखो, अब
लिस्ट प्राइस कौन सा होगा? लिस्ट प्राइस होगा हमारा जो हमें क्वांटिटी दे रखी होगी और उसका जो पर पीस प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करके हमारा लिस्ट प्राइस आ जाएगा। जैसे अगर आपको बोल रखा है कि आपने 20 बुक्स खरीदी एट द रेट 100 ईच, ठीक है, तो 20 इंटू 100 योर अमाउंट विल बी 2000, ठीक है, तो 2000 अमाउंट आएगी डिटेल्स में। लेकिन ये जो वर्ड में आपने लिखा, ठीक है, 200 बुक्स एट द रेट 100 ईच, सॉरी 20 बुक्स एट द रेट 100 ईच, ये आप कहाँ लिखोगे? यहाँ लिखोगे आप पर्टिकुलर्स में, ठीक है। तो जो वर्ड्स में जो मेंशन होगा वो होगा आपका पर्टिकुलर्स में मेंशन। नाउ हम लोग चलेंगे ट्रेड डिस्काउंट में। ट्रेड डिस्काउंट हमें यहाँ पर डिडक्ट करके शो करना होता है क्योंकि ये इनवॉइस बेसिस पे बना होता है हमारा अकाउंट। तो इनवॉइस में भी सारी ट्रांजेक्शन्स मेंशन होती हैं कि आपने इतना % आपको डिस्काउंट मिला था। ये हम लोग अपने अकाउंट्स में नहीं लेकर आएंगे, लेकिन क्योंकि ये प्राइमरी एंट्री है हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि हमने किस किस बेसिस पे सब कुछ किया था। ओके, तो इसलिए हम लोग इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके कॉस्ट लिखते हैं। नाउ यू नो कि ये कॉस्ट कौन सी होगी? ये कॉस्ट वो होगी जो आपके परचेज अकाउंट में जाती है, ठीक है। अभी आप सब समझ जाओगे धीरे धीरे करके, ये बस याद रखना कि जो कॉस्ट आएगी, ठीक है, अब आपने बैलेंस किया कॉस्ट, यहाँ पर आप लिखोगे उसकी कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पर भी कॉस्ट लिखोगे, यहाँ पर बैलेंस करके दिखा दोगे कि इतनी कॉस्ट आ रही है। ओके, नाउ फिर अगर इसमें कोई फर्दर एक्सपेंस है, जैसे सपोज आपने खरीदा था, ठीक है, कुछ सामान आपने मंगवाया और उसने आपसे बोला कि ठीक है हम अपनी तरफ से एक सपोज एक गाड़ी करके भेज रहे हैं जिसमें आपका सारा सामान आ जाएगा, लेकिन आपको ही पे करना पड़ेगा और उसका अमाउंट मैं बिल में डाल रहा हूँ, ठीक है, तो वो हम लोग फ्रेट लिख देते हैं। कुछ स्कूल्स बोलते हैं कि आप लोग इसको अलग से मेंशन करो जर्नल में, तो वो जर्नल का भी पार्ट हो जाएगा, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर आपके स्कूल ने बोला है कि आप फ्रेट को इसके साथ लिखो तो लिखो, अगर मना कर रखा है जर्नल में एंट्री डालने के लिए बोला है तो आप जर्नल में एंट्री डाल सकते हो। ओके, तो उसकी भी एंट्री मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चंस के साथ साथ, डोंट वरी। ओके, नाउ ये हो गया आपका विदाउट जीएसटी, जिसमें हम लोग फिर एंड में टोटल अपना यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं। ओके, लेजर पोस्टिंग मैं आपको विद जीएसटी वाले के साथ करवाऊंगी बिकॉज फिर अननेसेसरीली चीजें रिपीट होने लगती हैं। ओके, नाउ सी, अब हम लोग आते हैं परचेज बुक विद जीएसटी। अब जीएसटी के लिए कैसा फॉर्मेट हमारा फॉलो होता है? अगर आपका क्वेश्चन विदाउट जीएसटी है, जैसे आप लोग एक बार क्वेश्चन पे नजर मार लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में जीएसटी मेंशन ही नहीं है देन यू व्हाट यू हैव टू डू, आप फिर ये वाला फॉर्मेट फॉलो करो, सिंपल, ठीक है। बेफालतू में जीएसटी के कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार नजर घुमा के देख लेना क्वेश्चन में अगर जीएसटी मेंशन है, ठीक है, तो आप लोग पूरा इसका फॉर्मेट प्रॉपर ऐसे मेंटेन कीजिएगा। नाउ अब देखो हमारा बाकी यहां तक तो सब कुछ सेम है, ठीक है, इनवॉइस नंबर एंड लेजर फोलियो। उसके बाद आ जाती है डिटेल्स की बारी और हमारे फॉर्मेट में ये 3 कॉलम ऐड हो जाते हैं, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी। अब आपको पता होगा जीएसटी में, अगर आप मेरे साथ थे, कि जब परचेज होती है तो हम लोग उसमें जिस नाम से अपने जीएसटी को रिकॉर्ड करते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है इनपुट जीएसटी के नाम से। ओके, सो इसलिए यहाँ पर कॉलम भी बनेगा इनपुट जीएसटी के रिगार्डिंग। ओके, नाउ फिर से हम लोग आ जाते हैं लिस्ट प्राइस, मैंने आपको बता दिया कैसे मेंशन होगा। उसके बाद आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, फिर आप उसमें जीएसटी ऐड करोगे। ओके, और जीएसटी ऐड करने के बाद फर्दर एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। इस फॉर्मेट को याद रखना, आप अपनी कैलकुलेशन भी इसी फॉर्मेट पे करने वाले हो। अगर आपने कुछ भी उल्टा पुल्टा किया, मार्क्स गए आपके, ठीक है, क्योंकि फिर एट द एंड आपके अमाउंट्स तो सेम आने लग जाएंगी, लेकिन फिर क्या होगा ना, आपके एक तो जीएसटी के अमाउंट में गड़बड़ हो जाएगी, है ना, उस वजह से क्या होगा, आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, है ना, कि अगर ट्रेड डिस्काउंट गिवन है तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, अगर जीएसटी गिवन है तो जीएसटी ऐड करो, और अगर कोई फर्दर एक्सपेंसेस हैं जैसे फ्रेट के, कन्वेंस के, कुछ भी कैरेज वगैरह के कुछ भी चार्जेस हैं जो आपको मेंशन कर रखे हैं क्वेश्चन में, उसको भी आप उसमें ऐड करोगे। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, क्या मुझे इसमें कैश डिस्काउंट नहीं माइनस करना चाहिए था? है ना, कैश डिस्काउंट तो हम अपने अकाउंट्स की बुक में भी शो करते हैं, फिर हमने उसमें से माइनस क्यों नहीं किया? बताओ, बोलो बोलो।
क्योंकि ये क्रेडिट है, और क्रेडिट पे कैश डिस्काउंट आप कैसे दे सकते हो जबकि पेमेंट ही नहीं हुई है ना। तो गलती से भी अगर आपको ट्रिकी क्वेश्चन देने की कोशिश करे कोई एग्जामिनर, तो बोल देना साफ साफ कि तो क्रेडिट परचेज है, इसमें कोई हम लोग कैश दे रहे हैं जो कैश डिस्काउंट को माइनस करेंगे। ठीक है, तो बस ये एक एडिशनल टिप की तरह याद रखना इस चीज को। ओके, नाउ अब आपकी कंसर्न अमाउंट यहाँ पर आ सकती है। कैलकुलेशन आपको डिटेल्स की कॉलम में शो करके दिखानी है और इंडिविजुअल अमाउंट्स आप ऐसे यहाँ पर लिखते हुए चले जाओगे। अब लेजर पोस्टिंग कैसे होती है ये देखो। जो आपका ये टोटल में अमाउंट आएगा, ठीक है, टोटल वाला कौन सा अमाउंट होता है, जो सब कुछ घटजोड़ करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो भी आपका अमाउंट यहाँ पर आ रहा है, ये टोटल आप ऐसे लिखते हुए चलते हो। ठीक है, आपके जितने सप्लायर्स होंगे उतने आपकी अमाउंट आती जाएगी, और वो उनके कंसर्न सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पोस्ट होते चले जाएंगे। रीजन क्या होगा क्रेडिट साइड पे पोस्ट होने का, बताओ जल्दी। बिकॉज आपने क्रेडिट परचेज की है, इसका मतलब आपका क्रेडिटर बना है ना, और क्रेडिटर हमारे क्या होती है, वो हमारी होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तब उसके कौन से साइड पे हम लोग अकाउंट पे पोस्टिंग करते हैं, क्रेडिट साइड पे, है ना। फिर अब देखो जो कॉस्ट के कॉलम में आएगी ना, मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपकी अमाउंट आती है, वो जाती है आपके परचेज अकाउंट में। ठीक है, और परचेज अकाउंट मैंने आपको क्या बताया था, या तो उसे स्टॉक में इंक्रीमेंट मान लो, ठीक है, या फिर आपको उसे एज एन एक्सपेंस कंसीडर कर लो। ठीक है, और जब परचेज हमारे जैसे जैसे इंक्रीज होने लग जाते हैं तो वो आपके डेबिट साइड पे पोस्ट होने लग जाते हैं, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे ये कॉस्ट वाली वैल्यू जाती है। ओके, अब जीएसटी कहाँ गई, एक्सपेंसेस अपने अकाउंट में जाएंगे, वो अपने घर चले जाएंगे, और जीएसटी वाले जितने भी हैं ये लोग अपने अपने घर पे चले जाएंगे, बिकॉज दे आर ऑल एक्सपेंस नेचर के हैं। ठीक है, ये एसेट नेचर एंड एक्सपेंस नेचर के हैं, इसलिए ये डेबिट साइड पे ही पोस्ट होंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है अब इसमें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग अब क्या करते हैं, ज्ञान बहुत हो गया, जिनको रिवाइज करने थे कॉन्सेप्ट उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अब करते हैं परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न की हमारी कैसे कैसे होगी, उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, ताकि आपको अच्छे से पोस्टिंग्स भी समझ में आ जाएं। ओके, तो देखो अब हम लोग परचेज रिटर्न बुक देखेंगे। देखो इसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इसमें रिटर्न ऑफ गुड्स टू दी सप्लायर, जो कि आपने क्रेडिट पे अभी खरीदे थे गुड्स, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थे, ठीक है, या फिर कुछ भी उसमें कोई प्रॉब्लम थी, है ना, अप टू दी मार्क नहीं थे, या फिर जैसे आपने ऑर्डर किया था वो गलत प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अगर आप उसे किसी भी रीजन से अपने सप्लायर को वापस कर रहे हो, जो भी आपने क्रेडिट परचेज किए थे, क्रेडिट परचेज, नोट डाउन दैट कि क्रेडिट बेसिस पे जो आपने प्रीवियसली खरीदे थे, उनको जब आप अपने सप्लायर्स को रिटर्न बैक करते हो, वो आपका आता है परचेज रिटर्न बुक में। अच्छा, अब एक पॉइंट है जो सबसे बड़ा दिमाग में घूमता है कि अगर हम लोग क्रेडिट पे फर्नीचर खरीद रहे हैं, ठीक है, फर्नीचर जो या फिर कोई ऐसा फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं जिसका हमारे बिजनेस ऑपरेशन से कुछ वैसा लेना देना नहीं है, मतलब हमारी फर्म जो है उसमें डील नहीं करती, तो फिर हम उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, है ना, क्योंकि कैश बुक में भी नहीं आएगी, क्योंकि वो कैश में नहीं खरीदी। अब वो हमारे गुड्स भी नहीं है तो वो परचेज बुक में भी नहीं आएंगे। ठीक है, फिर हम लोग उसको डालेंगे कहाँ पर, है ना, हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। अब जर्नल प्रॉपर क्या होता है, हम लोग उसमें चलेंगे जब हम लोग जर्नल प्रॉपर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी आपकी सिर्फ दिमाग, ये जो आपके डाउट होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए बस इस लाइन को ध्यान रखना। ठीक है, जो क्रेडिट परचेजेस होती हैं अदर देन दी गुड्स जिसमें फर्म डील करती है, उनकी अगर उसके अलावा अगर हम कुछ खरीदते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग अपन जर्नल प्रॉपर में जाके करते हैं। ओके, अब नाउ हम लोग बात करते हैं परचेज रिटर्न बुक के बारे में। इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, मतलब हमने देखा कि जब हम लोग अपने परचेज बुक को बना रहे थे, है ना, जब हम लोग अपने परचेज बुक को बना रहे थे तो हमने कहा था ये इनवॉइसेस के बेसिस पे बनती है, ऐसे ही ये बनती है डेबिट नोट के बेसिस पे। ठीक है, अब डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट एक तरीके का एक रिटन डॉक्यूमेंट कह लो, जो दिया जाता है, किसको, सप्लायर को दिया जाता है कि
मैं ये गुड्स वापस कर रहा हूँ और अब मैं आपके अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ। अब वो डेबिट करने की क्यों बोल रहा है ना, और क्यों ही मैं उसको डेबिट नोट कह रही हूँ, क्योंकि देखो उसको डेबिट नोट के थ्रू ये इन्फॉर्म करना जरूरी हो जाता है कि उसका अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, क्योंकि जब हमने क्रेडिट परचेज की थी तो हमारा क्रेडिटर बना था, है ना, और जब क्रेडिटर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, है ना। अब जब वो डिक्रीज हो रही है, मैंने आपको बताया था जब कोई चीज हमको रिड्यूस करनी होती है तो हम ऐसे जीरो कट्टा नहीं लगा देते उस पर, ठीक है, अकाउंटिंग का पूरा रूल प्रोसेस करते हैं, फॉलो करते हैं और उसको रिवर्स करते हैं एंट्री को, तो उतने अमाउंट से अब हम उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो मतलब हमने रिवर्स कर दिया, इस वजह से उसको डेबिट नोट उसके हाथ में थमा दिया जाता है कि लो भैया ये तुम्हारा तोहफा, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, देखो फॉर्मेट ये है कि आप अगर विदाउट जीएसटी के साथ बना रहे हो, है ना, अगर आप विदाउट जीएसटी के साथ बना रहे हो तो आपका सिर्फ यही कॉलम बनेंगे जिसमें आता है आपका डेट, पर्टिकुलर डेबिट नोट नंबर में डेबिट नोट नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आप उसमें लिख दोगे, ठीक है। लेजर फोलियो मोस्टली इग्नोर करने के लिए कॉलम बनाया जाता है, लेकिन फॉर्मेट का पार्ट है, कोई बात नहीं, बना लेंगे। डिटेल्स में वही सेम चीज, आप लोग लिस्ट प्राइस लिखोगे जैसे हम लोग अपने अभी इसमें चल रहे थे, ओके। आप अपना लिस्ट प्राइस लिखोगे कि कितनी क्वांटिटी आप वापस कर रहे हो, इनटू उसके पर प्राइस का डिटेल लिखोगे, ठीक है। और उसमें अगर ट्रेड डिस्काउंट उसने दिया था, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट अगर उसने दिया था तो उसको वापस शो करके दिखाओगे कि ये जो ट्रांजेक्शन थी वो ट्रेड डिस्काउंट के उस पे थी, बेसिस पे, और फ्रेट वापस नहीं करते, ठीक है। फ्रेट मत माइनस करने लग जाना कि मैं गुड्स वापस भिजवा रहा हूँ तो तुम मेरा ये किराए भाड़े का भी पैसा दो, नहीं, पागल घोषित कर दिया जाएगा उसको, आपको, इसलिए उसको हम लोग क्या मेंशन नहीं करते, है ना। वो हमारा एक्सपेंस था, हो गया, हमें पे तो करना पड़ेगा क्योंकि आप सामान थोड़ी सारा का सारा कैंसिल कर रहे हो, है ना, कुछ ही पार्ट तो वापस कर रहे हो, इसलिए फ्रेट हम लोग इसमें नहीं डालते, ओके। वो अलग अपना उसका एक्सपेंस के तौर पे हमने मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया कि हमारा खर्चा हो गया था, अब उसको हम पे कर देंगे, ओके। नाउ विद जीएसटी वाले में क्या करते हैं, विद जीएसटी में कुछ नहीं, जितने भी, थोड़ा स्पेस यहाँ पर कम था इसलिए मैंने इसके अलग अलग कॉलम नहीं बनाए, बस सिर्फ इनपुट जीएसटी लिख दिया, जिसमें आप लोग 3 कॉलम बनाओगे, एक सीजीएसटी का, ठीक है, एक एसजीएसटी का और एक आईजीएसटी का। मतलब जैसे हम लोगों ने इसमें कॉलम बनाया था ना, है ना, फ्रेट वाला छोड़ दो, फ्रेट वाला ना बना के बस ये तीनों कॉलम आप एज इट इज बनाने वाले हो, ओके। नाउ हम लोग इसकी लेजर पोस्टिंग सुन लेते हैं एक बार, ठीक है। अब ये मत कहना कि आप मैं इतना फास्ट क्यों चल रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स वो भी होते हैं जिनका सब कुछ क्लियर होता है, बस उन्हें रिवीजन पर्पस के लिए एक वीडियो चाहिए होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा फास्ट चलेगा, उन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको सारी थ्योरी वहां पर दिमाग में अच्छे से घुस जाएगी, ओके। नाउ इसकी लेजर पोस्टिंग होती है, कैसे होती है, अगर कॉस्ट, अगर मैं विद जीएसटी वाले में बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर विदाउट जीएसटी की बात है तो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस होकर यहाँ पर अमाउंट आ जाती है, ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही हमारे परचेज का अमाउंट निकल कर आता है ना, कि किस अमाउंट पे हमने सामान खरीदा, वो तो डायरेक्टली आ जाएगा, तो वो डायरेक्टली आपका परचेज अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, परचेज अकाउंट के साइड, सॉरी, परचेज रिटर्न अकाउंट के साइड क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर जीएसटी की बात आती है तो जो कॉस्ट में आएगा ना कॉलम, कॉस्ट में कैसे आएगा, देखो, लिस्ट प्राइस में से आप माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट, बैलेंस आया, और उसमें ऐड करोगे आप लोग जीएसटी, ठीक है, तो ये आई आपकी कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट में आप ऐड करोगे जीएसटी, तो ये जो कॉस्ट आई है ना आपकी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, वो आपके परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट होगी, ठीक है। और इनपुट जीएसटी जितने भी यहाँ पर कैंसिल हो गई ना, क्योंकि अब देखो आपने जितना सामान वापस कर दिया उसके ऊपर आपने ना तो जीएसटी पे किया है ना, और ना ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, जब ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई है, जब ट्रांजैक्शन ही कैंसिल हो गई है तो फिर आपका बेनिफिट किस बात का, है ना, अमाउंट किस बात का, इसलिए उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग उसके क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग कर देते हैं, और जो टोटल आएगी हमारी अमाउंट यहाँ पर, वो उस जो सप्लायर होगा जिसको आपने सामान वापस किया उसके क्रेडिट साइड पे, सॉरी, डेबिट साइड पे पोस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अब उसका अकाउंट जो था वो डेबिट होने वाला है ना। तो अब हम लोग जल्दी से
इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, जिसमें मैं आपको इसका परचेज बुक और से परचेज रिटर्न बुक और उसके साथ उसकी लेजर पोस्टिंग भी करवाने वाली हूँ। ओके, तो जल्दी से अब उसे देख लेते हैं। चलो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको जल्दी जल्दी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि हम लोग साथ में क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग उसको लेके स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अब बताओ कि ये क्या एंट्री किसमें है? आपने क्या क्रेडिट में परचेज किया है इससे? यहाँ पर हमें कैश मेंशन है, अगर कैश मेंशन नहीं होता तो हम लोग इसको क्रेडिट परचेज मान लेते, है ना। बट इसमें अगर कैश मेंशन है, इसका मतलब कि ये हमारी परचेज बुक में एंट्री नहीं होगी। ओके, ठीक है। नाउ हम लोग अपनी सेकेंड एंट्री की तरफ चलते हैं। सेकेंड एंट्री को देखना स्टार्ट करो, यहाँ से पहले पढ़ो, ठीक है। अब मैंने लिखने के लिए इसलिए बोला क्योंकि फिर बाद में ये मत बोलना कि मैम दिखाई नहीं दे रहा, मैम दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो सेकेंड है मेरी, परचेज 10 डजन पेन्स एट द रेट ₹20 ईच फ्रॉम करण लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, अब इसे देखो, इसमें क्या है, हमने सबसे पहले लिखा अपने पर्टिकुलर्स में अपने सप्लायर का नाम, जो हमारा क्रेडिटर बनने वाला है, ठीक है, उसका नाम लिखा। उसके बाद लिखा हमने कितनी क्वांटिटी मंगवाई, 10 डजन पेन्स, और कितने पे, एट द रेट ₹20 ईच। ओके, पहली चीज तो ये। फिर देखो, मैंने कैलकुलेशन भी इसकी शो करके दिखा दी है, ठीक है। मन करे तो उसको शो कर देना, अपने भी आपको ईज रहता है, ताकि आप कुछ स्किप ना करो। नहीं तो आप अपने वर्किंग नोट्स में अलग से शो करके दिखा सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। ओके, नाउ इसकी हमने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखा। ओके, फिर उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस किया। अब ट्रेड डिस्काउंट का क्योंकि हमारा कोई अकाउंट नहीं बनता है ना, ट्रेड डिस्काउंट का क्योंकि हमारा कोई अकाउंट नहीं बनता, इसलिए हम लोग को यहाँ पर भी शो करने की उसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। सिर्फ हमने उसको एज अ वर्किंग शो करके दिखा दिया। नाउ हमारी कॉस्ट आ गई, ठीक है। इसके बाद ना तो कोई एक्सपेंस है ना कोई जीएसटी, इसका मतलब कि ये कॉस्ट हो गई मेरी, और टोटल में भी यही आ गई। नाउ अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं अपने, ठीक है। इसको एज्यूम कर लेना कि ये अप्रैल मंथ की ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है, अप्रैल मंथ की ट्रांजेक्शन्स आगे चल के रीड करो, ठीक है। नाउ राहुल परचेज 100 पेन्स फ्रॉम राहुल एट द रेट ₹20 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, और फ्रेट के आपको दे रखे हैं ₹75। नाउ अब कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग अपना क्रेडिटर का नाम लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे कि उसकी डिस्क्रिप्शन की हम लोगों ने कितना सामान मंगवाया और कितनी उसकी प्राइस थी। ओके, तो यहाँ लिखे हमने 100 पेन्स एट द रेट 20 ईच 2000। ओके, और उसमें से फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया और इसको शो कर दिया। यहाँ आ गई हमारी कॉस्ट, और कॉस्ट के कॉलम में मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब देखो, इसके बाद मेरे पास जीएसटी नहीं था, तो ठीक है, जीएसटी वाला पॉइंट मैं स्किप करती हूँ और मैं नेक्स्ट चलती हूँ एक्सपेंसेस चेक करती हूँ, ठीक है। मेरे पास एक्सपेंस था फ्रेट का, वो मैंने ऐड कर दिया 75, और यहाँ पर फ्रेट के कॉलम में लिख दिया, ठीक है। और इसकी टोटल अमाउंट कहाँ पर आ गई, ये वाली यहाँ पर, ठीक है, टोटल वाले कॉलम में। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने सेन प्राइवेट लिमिटेड से 200 पेन्स परचेज किए, परचेज 200 पेन्स फ्रॉम सेन प्राइवेट लिमिटेड एट द रेट ₹15 ईच, ₹15 का एक पेन था हमारा, ठीक है, और हमने 200 पेन मंगवाए, जिसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 10% और आईजीएसटी पे किया एट द रेट, इसको साफ साफ लिख देते हैं, 12%, ठीक है, 12% पे लिख कर दिया। नाउ देखो, सेन प्राइवेट लिमिटेड लिखा है यहाँ पर हमने, अब आई गेस ये विजिबल होगा आपको, ठीक है, सेन प्राइवेट लिमिटेड हमने लिखा है यहाँ पर। उसके बाद हमने क्वांटिटी लिखी 200 पेन्स एट द रेट 15 ईच, और उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग ये यहाँ लिख दिया टोटल का। ये क्या है अपना, ये है हमारा लिस्ट प्राइस, ओके, ठीक है, ये लिस्ट प्राइस की एज ए हम लोग इसे ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया अपना इसमें से 10%, ठीक है, फॉर्मेट के हिसाब से, और उसके बाद मेरा आया जीएसटी। तो कॉस्ट तो देखो मैंने 2700 मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने आईजीएसटी के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो इनपुट आईजीएसटी, आपकी मर्जी है, ठीक है।
आप लोग मेंशन करोगे तो ज़्यादा बेटर है, आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। कोई भी स्कोप मत दो एग्जामिनर को आपके मार्क्स काटने का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो इनपुट IGST @12%। तो 2700 पे हमने कितना निकाला, 12% निकाला, ठीक है। और 12% हमारा यहाँ पर आ गया इनपुट IGST के कॉलम में, और टोटल हमने यहाँ लिख दिया जो मेरा सप्लायर के कॉलम में जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5। अभी तक हम लोग सिर्फ 5 तक ही देखने वाले हैं, उसके आगे हमारे परचेज रिटर्न की है तो उसमें देखेंगे, ठीक है। देखो परचेज 700 पेन्स खरीदे हमने किससे, राजन से, @10 ईच, ठीक है। 10 ईच पे थे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट था मेरा, CGST और SGST भी दे रखा है मुझे 6% का, और फ्रेट भी दे रखा है 75 रुपीज़ का। नाउ सी हम लोग इसको देखते हैं। राजन, सबसे पहले हमने राजन का नाम लिखा, ठीक है, क्योंकि मेरा सप्लायर का नाम है ये। नाउ हमने कितनी क्वांटिटी, 700 क्वांटिटी मंगवाई थी @110 ईच, 7000 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर फॉर्मेट के हिसाब से मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, ओके। फिर आपका आया CGST और SGST, आपने 6% यहाँ लिखा, और फिर एट द एंड आपने फ्रेट और अदर एक्सपेंसेस अपने ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसकी अमाउंट आप सिंपल 6300 अपने कॉस्ट में लिख दोगे, जो आपकी परचेज की अमाउंट हो गई, और GST उनके कंसर्न कॉलम में लिख दोगे। फिर IGST इसमें कुछ लगेगा ही नहीं तो इधर आ गया, और 75 आपके एक्सपेंसेस थे वो आ गए, और टोटल यहाँ आ गया। अब देखो इस फॉर्मेट को हम लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि अगर आपने एक्सपेंसेस ट्रेड डिस्काउंट के बाद प्लस कर दिए ना, तो फिर आपकी GST जो चार्ज हो जाएगी वो आपके फर्दर एक्सपेंसेस में भी चार्ज हो जाएगी, जबकि वो आपके परचेज या फिर गुड्स का काम हिस्सा नहीं था, ठीक है। कि गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स कहाँ रह गया, फिर तो वो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन का टैक्स हो गया ना। इसलिए इसको GST को प्लस करने के बाद हम लोग फ्रेट को और अदर एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने देखो यहाँ पर बहुत छोटी सी बहुत कम जगह बची थी, इसलिए थोड़ा खिचपिच करना पड़ा। देखो यहाँ पर फिर हमने क्या किया, इस वाले कॉस्ट का हमने टोटल निकाल लिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर अगर अदर कोई ट्रांजेक्शन होती जिसमें कोई इनपुट CGST का भी आता, उसका मैं यहाँ पर टोटल कर लूँगी, यहाँ पर इसका और फ्रेट का कर लिया, और ये जो पूरा टोटल था मैंने यहाँ शो कर दिया। वैसे इसकी नीड नहीं थी, फिर भी हम लोग इसको टोटल करके दिखा देंगे। अब देखो, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसको विदाउट GST बना रहे होते, ठीक है, विदाउट GST का मतलब है मेरा कि आप लोग इसका ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहे होते, और जिसमें आपका फ्रेट भी नहीं आ रहा, मतलब आप फ्रेट एक्सक्लूड करके सिर्फ डिटेल्स एंड कॉस्ट बना रहे होते, है ना। मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपने डायरेक्टली शो कर दिया, फ्रेट नहीं इंक्लूड किया। तो आप यहाँ पर लिख सकते थे परचेज अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि अब इस जो जितनी भी अमाउंट आपकी आई थी वो आपके परचेज अकाउंट में चली जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट अकाउंट्स बन रहे हैं, डिफरेंट कॉलम्स बन रहे हैं, इसलिए या तो यहाँ पर टोटल लिखो या फिर कुछ भी मत लिखो, ऐसे ही छोड़ दो, ओके। समझ में आई। अब हम इसको अपने ना लेजर, सबसे पहले मैं आपको परचेज बुक के लेजर में पोस्ट करना सिखाती हूँ कि कैसे हम लोग परचेज बुक की कंसर्न एंट्रीज उनमें पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, या फिर छोड़ो, मैं आपको लेजर एंट्रीज जो है ना एक साथ पोस्ट करके बताती हूँ, क्योंकि जिनको अभी भी शायद एक आधे दो चीज़ का डाउट रह जाता है, उनके लिए भी मैं सोल्यूशन लेकर आई हूँ, तो फिर वो रिपीटिशन हो जाएगा। इसलिए मैं आपको जर्नल एंट्रीज लेजर पोस्टिंग आपको परचेज रिटर्न बुक के बाद करवा दूंगी, ओके। नाउ हम लोग चलते हैं परचेज रिटर्न बुक की तरफ अपने। देखो परचेज रिटर्न बुक में हमने सबसे पहले क्या किया, एक तो ये 200 पेन है, ठीक है। 200 पेन हमने राजन को वापस कर दिए, ठीक है। 200 पेन हमने राजन को वापस कर दिए। अब क्योंकि उसने पहले ही ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आपको मेंशन कर दी थी, तो वो हो सकता है कि आपको दोबारा से रेट नहीं बताएगा कि पर पीस के रेट कितने थे। तो हम लोग को दोबारा से राजन के पास जाके देखना पड़ेगा कि कितने का पर पीस था, 10 रुपए का, ठीक है। तो 200 पेन @10 ईच कितना हो गया, 2000। उस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, क्योंकि यू रिमेंबर हमने डिस्काउंट जब जब किया है, मैंने आपको बताया है कि जब हम लोग परचेज रिटर्न करते हैं, है ना, जब हम लोग सामान अपना वापस बेचते हैं, तो उसमें से जो कैश डिस्काउंट जो डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट किसी भी तरीके का होता है, वेदर ट्रेड और कैश डिस्काउंट, वो आप लोगों को दोबारा से शो करके दिखाना होता है, क्योंकि आप जो सामान आपने लिस्ट प्राइस पे खरीदा ही नहीं, आप उसे लिस्ट प्राइस पे वापस थोड़ी करोगे, है ना, एक्सेस पैसा देना पड़ जाएगा हमें। तो इसलिए हम लोग इसको ट्रेड डिस्काउंट को भी माइनस करके दिखाएंगे।
तो 200 रुपये आपका ट्रेड डिस्काउंट का हो गया, वो माइनस हो गया। उसके बाद हम लोग अपनी इसमें जीएसटी भी ऐड करेंगे। एज सिंपल इट इज, क्योंकि इनपुट जीएसटी जब आपके गुड्स ही वापस हो गए तो आपका जीएसटी भी कैंसिल हो गया। आपका कोई अगर रिश्तेदार लगता है तो आप उसके बिहाफ पे जीएसटी पे कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर हमारे गुड्स वापस चले गए तो उसके साथ का उसका टैक्स भी गया। ठीक है, तो अब हमने इनकी अमाउंट निकाल ली और टोटल करके यहाँ लिख दिया, जिसमें से कॉस्ट तो मेरी ये हो गई। ठीक है, चलो उसे गंदा नहीं करते, कॉस्ट तो मेरी हो गई ये। ठीक है, जो मेरा परचेज रिटर्न की जो एक्चुअल कॉस्ट थी। जीएसटी मेरा कितना कितना कैंसिल हो गया वो मैंने यहाँ लिख दिया, और टोटल 2016 यहाँ लिख दिया। अब आते हैं हम लोग राहुल के पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये कहती है मेरी कि मैंने राहुल को 10 पेन वापस कर दिए। ठीक है, तो राहुल को 10 पेन वापस किया और राहुल से मैंने खरीदे कितने के थे, 20 के। ठीक है, तो 10 पेन्स एट द रेट 20 ईच, तो 200 इधर माइनस ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि इसके केस में राहुल के केस में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट था और फ्रेट था। मैंने ये कहा था कि फ्रेट में अब इतने भी ज्यादा कंजूसिया पर नहीं दिखाते हम लोग, फ्रेट को कैंसिल नहीं करते, वो हमारा एक्सपेंस हो गया। ठीक है, उसको नहीं कैंसिल करते। कहीं आप उसका रेशो निकालने बैठ जाओ कि 100 पेन खरीदे थे तो 75 रुपए दिए थे, तो अब 200 पेन वापस कर रहा हो तो उसको क्या रेशो निकालना है, उसको मत करने बैठना, वो हम लोग नहीं करते, कैंसिल इट। ओके, इग्नोर इट। नाउ 10 पेन हमने एट द रेट 20 की उस पर खरीदे थे और ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस करके कंसर्न अमाउंट लिख दिया। 180 मेरा कॉस्ट में आ गया और उसके बाद कुछ इफेक्ट नहीं आया, तो 180 हमारा यहाँ पर टोटल में आ गया। उसके बाद हम लोग आते हैं करण के पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, जिसमें मेरा 9th एंट्री पे ये कह रहा है कि करण को मैंने 1 डजन पेन वापस कर दिए। तो करण से मैंने खरीदे भी डजन में थे और मैंने वापस भी डजन में ही कर दिए, है ना। तो 1 डजन में 12 पेन, 12 चीजें होती हैं। ठीक है, 1 डजन में 12 यूनिट्स होती हैं, तो 1 × 12 × 20। ठीक है, क्योंकि 20 के हिसाब से मैंने उसे खरीदा था और उसको माइनस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, इसमें से 24 रुपए, और उसके अमाउंट्स को यहाँ पर मैंने अलग अलग लिख दिया। अब बारी आती है हमारी सेन प्राइवेट लिमिटेड की। सेन प्राइवेट लिमिटेड को मैंने 50 पेन वापस कर दिए। ठीक है, अब मैंने खरीदे उसमें कितने के थे, उनसे खरीदे थे मैंने 15 रुपए के, और उस पर जिसपे मैंने जीएसटी भी 12% पे किया था। ठीक है, तो सेम वही हो जाएगा आपका 50 × 15 पर, और 750 आ गया यहाँ पर। फिर आपका ट्रेड डिस्काउंट आया, ओके, 75 रुपीज और आईजीएसटी। ठीक है, एक साथ 81 रुपीज टोटल आपका ये आ गया, और यहाँ पर ही आपका अलग अलग बढ़ गया। अब आपने इन चीजों को टोटल कर लिया। ठीक है, इन चारों अमाउंट को टोटल कर लिया, इसमें जितना कॉलम था सबको टोटल कर करके नीचे लिख दिया। ठीक है, अब इस टोटल का यूज क्या होता है ना, वो मैं आपको लेजर पोस्टिंग पे बताती हूँ। सिमिलरली ऐसी चीज मैं अब आपको बताती हूँ, अगर सपोज आपके क्वेश्चन में जीएसटी मेंशन नहीं है, ठीक है, जीएसटी के बिना आपका क्वेश्चन है और आप लोग फ्रेट अलग से रिकॉर्ड कर रहे हो, इसका मतलब सॉरी फ्रेट तो इसमें आता ही नहीं है, मतलब जीएसटी आप इसमें अलग से रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना, जीएसटी आपका मेंशन ही नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे मेंशन है कि जीएसटी गिवन ही नहीं है, तो परचेज रिटर्न्स फिर वही सेम बनेगा, आपको इतने सारे कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ लिखोगे परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, और वहां पर पूरी की पूरी ऐसी अमाउंट चली जाएगी, अगर आप सिर्फ ये 2 कॉलम्स के साथ आपकी परचेज रिटर्न बुक बन रही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने लेजर पोस्टिंग की तरफ। ठीक है, लेजर पोस्टिंग करते करते हम लोग इसको समझेंगे जर्नल एंट्रीज के साथ भी, क्योंकि अगर आपको फिर भी कुछ इशू आ रहा है परचेज, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो लेजर पोस्टिंग जब मैं करवाऊंगी आपको सीधा सीधा सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन जब हम लोग एक बार जर्नल करते हुए चलते हैं तो दिमाग और ज्यादा क्लियर होने लगता है। क्योंकि अब ये टाइम नहीं है कि मैं आपको, ठीक है, 500 क्वेश्चंस करवाऊं और आपके कंसर्न को रिजॉल्व करूं, इसलिए हम लोग अब बारी है अब हमारी एग्जाम के हिसाब से पढ़ने की, ठीक है, समझने की। अब हम लोग चलते हैं अपने लेजर अकाउंट्स की तरफ। ठीक है, लेजर अकाउंट्स कहाँ गए मेरे, लेजर अकाउंट्स मेरे यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, एक बार आप ऐसे करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अच्छे से, ताकि आप अपने आप भी टैली कर सको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और अब इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, नाउ अभी तो स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ तो मैं इसकी आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर ही दूंगी। ओके, नाउ हम लोग चलते हैं अपनी
लेजर पोस्टिंग की यात्रा पे। देखो सबसे पहले मैंने परचेज बुक के जो टोटल होते हैं वो परचेज अकाउंट में कैसे जाते हैं वो मेंशन करके बता देती हूँ मैं आपको। देखो क्योंकि अभी अकाउंट बन रहा है, सारी ट्रांजेक्शन्स का बन रहा है, तो इसमें अब परचेज अकाउंट की बात कर रही हूँ मैं, बुक की बात नहीं कर रही। परचेज अकाउंट में हमारी तो जितनी भी परचेजेस होती हैं गुड्स से, भले ही वो कैश पे हो, क्रेडिट पे हो, आपने उधार मांगा हो, ठीक है, किसी से बोला हो कि दान दे दो, सब कुछ अपना रिकॉर्ड होता है ना। तो इसकी अब हम लोग एंट्री देखो, जर्नल एंट्री के हिसाब से चलो और मुझे जर्नल एंट्री बताओ सबसे पहले तो, ठीक है। अब मैंने जब गुड्स कैश पे परचेज किए होते हैं, अभी सोहन वाला जो था, ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बताओ जल्दी से। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और 20,000 में यहां पर लिख दूंगी, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। अब यहां से देखो, मेरा जो कैश वाला तो आया नहीं, तो यहां पर मेरा डायरेक्टली लेजर में पोस्ट हो जाएगा। अब परचेज बुक से हम लोग यहां पर कैसे लेकर आते हैं, देखो जो हमने एंड में यहाँ पर कॉस्ट की कॉलम को टोटल किया था ना, सबसे पहले तो ये मंथली वाइज बनती है हमारी परचेज बुक, ठीक है, मंथ के हिसाब से हमारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है, ठीक है ना। तो जो मंथ एंड में हमारी ट्रांजेक्शन के बाद पूरा टोटल आया था, वो मैं यहाँ पर परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखूंगी, टू सन्डरीज एज पर परचेज बुक, ओके, कि परचेज बुक के हिसाब से मेरी पूरी की पूरी एक लमसम में कितनी परचेज थी, 12,960, ओके, समझ गए। अब ऐसे मुझे बताओ कि इनपुट आईजीएसटी और उनके कॉलम में हम लोग कैसे कैसे लिखने वाले हैं। देखो अब हम लोग पहुंचे हैं अपने आईजीएसटी और जीएसटी अकाउंट के लिए। अब देखो परचेज बुक से ये जीएसटी वाला जो मेरा कॉलम है, सबसे पहले आए हम लोग इनपुट सीजीएसटी के बाद, इसके पास टोटल कितना आ रहा है 378, ठीक है। तो मैं इनपुट जीएसटी के डेबिट साइड पे जाऊंगी और लिखूंगी यहां पर टू सन्डरीज एज पर परचेज बुक, कितना लिखोगे 378, ठीक है। ऐसे ही हम लोग चले जाएंगे इनपुट एसजीएसटी के बाद, ठीक है, यहां लिख देंगे टू सन्डरीज एज पर परचेज बुक, कितना 378। फिर इसमें देखो आईजीएसटी पे कितना आ रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर भी आप सेम ऐसे लिख दोगे। अब आईजीएसटी के केस में भी आप लोग डिट्टो जाओगे और यही छाप दोगे, टू सन्डरीज एज पर परचेज बुक, ठीक है। अब हम लोग पता है इसमें इंडिविजुअली हर उसका क्रेडिटर का नाम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हम लोग इसको बना रहे हैं अब अकाउंट को मंथ एंड में, ठीक है। आपका मन है कि आप उसको क्रेडिटर के नाम से लिखना चाहते हो अलग अलग, जैसे अब आपने यहाँ लिख दिया टू सेन एंड प्राइवेट लिमिटेड, आईजीएसटी में डाल दोगे 324 रुपीज, आप ऐसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि हम लोग इसको मंथ एंड में बना रहे हैं, इसलिए सारा का सारा एक साथ क्लब होके जा रही है अमाउंट, है ना, वरना फिर हमारा टोटल करने का फायदा क्या हुआ इसको, है नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं बाकी के क्रेडिटर्स के उसमें हम लोग हमारी अमाउंट कैसे डालते हैं, ये देखो। इससे पहले सेम इसमें देखो कि फ्रेट में अब लोग सेम कैसे पोस्टिंग करोगे, ठीक है, क्योंकि अब ये मंथ एंड में जा रहा है, ठीक है, मंथ आपका हो गया खत्म, तो आप लोग फिर इसके एक्सपेंस के कॉलम में जाओगे और यहां लिखोगे टू सन्डरीज एज पर परचेज बुक, ठीक है, कितना 150। अभी देखो बात पता है क्या है, अगर आप इसको मंथ एंड में डाल रहे हो मंथ एंड की डेट के साथ तो 150, लेकिन अगर कोई और भी एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो इससे पहले आप रिकॉर्ड करते हुए चलोगे, क्योंकि इस पे डेट जो डलेगी वो मंथ एंड की डलेगी, ठीक है, 30। तो अगर कोई 15 तारीख को कोई फ्रेट का एक्सपेंस हुआ है जो रिलेटेड टू परचेज नहीं था, है ना, तो वो उसको कहाँ डालोगे अब आप, है ना, उसको कहाँ डालोगे, उसको फिर आप लोग इसी अकाउंट में डालोगे, लेकिन इससे पहले की तरफ एंट्री कर दोगे, ओके। नाउ
सबसे अब हम लोग चलते हैं अपने ये क्रेडिटर्स के पास कि हम लोग इनकी एंट्रीज कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आप आओ करण के पास, ठीक है। करण में आएगी क्योंकि एक क्रेडिटर है तो आप इसके क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे, किसी पे भी नहीं लिखा, ठीक है। क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करोगे, डेट डाल दोगे 2, ठीक है, और यहां डालोगे बाय क्या, बाय, यहां लिखोगे आप बाय परचेज अकाउंट, ठीक है, बाय परचेज अकाउंट, और इसमें लिख दोगे आप पूरी की पूरी इसकी अमाउंट, ठीक है। हम लोग टोटल करते हुए चलेंगे क्योंकि जीएसटी का भी अमाउंट इसमें हमारा इंक्लूड होता हुआ आया है, ठीक है ना, क्योंकि टोटल में हम लोग ने इसमें जीएसटी का भी अमाउंट इंक्लूड कर दिया था और फ्रेट का भी इंक्लूड कर दिया था, है ना। अब हम लोग चलेंगे राहुल के पास। राहुल की हमारी एंट्री क्या होगी, इसमें भी बाय, आप डेट डाल देना, बाय परचेज अकाउंट और टोटल यहां पर लिख दो 1875, ओके। फिर सेंड में भी आ जाएंगे हम लोग और यहां लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी 3024। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्रेडिटर जिसमें आ जाता है हमारा राजन, और राजन में भी हम लोग यहाँ डाल देंगे बाय परचेज अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी हमारी 7131, ठीक है। अब बात आती है, अब क्योंकि पूरा क्वेश्चन था तो कैश की भी आएगी, ठीक है। कैश में हमने क्या किया था, 2 परचेजेस अकाउंट, सॉरी कैश इंक्रीज, तो कैश अकाउंट में हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा परचेज अकाउंट बाय 20,000, क्योंकि आपने पे किया था कैश में परचेज करते वक्त, तो कैश रिड्यूस हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने परचेज रिटर्न की तरफ, ठीक है। परचेज रिटर्न की पोस्टिंग देखो कैसे होती है। परचेज रिटर्न पहले सबसे पहले अकाउंट में चलो, ठीक है। परचेज रिटर्न में हम लोग आए यहाँ पर, क्योंकि कैश में मैंने ज्यूम कर लिया, वैसे तो ये बहुत कम ही ऐसे केसेस मिलते हैं कि कैश वाले आपको रिटर्न में ट्रांजैक्शन करने को मिले, बट फिर भी अगर कोई ऐसा केस आ जाता है तो हम लोग जिस दिन कैश हमारी रिटर्न हुई थी, परचेज हमारी रिटर्न हुई थी और कैश हमारे पास आया था, तो हम लोग ये यहाँ मेंशन कर दिया बाय कैश अकाउंट और 10,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा। परचेज रिटर्न कितनी हुई, सन्ड्रीज कितने की परचेज रिटर्न हुई मेरी 2871, ठीक है। कॉस्ट वाली अमाउंट आ गई आपकी परचेज रिटर्न में, ठीक है। इसके साथ साथ करंट, फिर आपका यह पर्टिकुलर हम लोग उसमें चलेंगे, ठीक है। अब करंट में से हम लोगों को कितना माइनस करना है, यहाँ लिखोगे आप, ठीक है, 2 परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखोगे 216, जितने की अब आपकी पर्टिकुलर अमाउंट जो होगी रिड्यूस हो गई है, ठीक है। अब बाकी तो क्रेडिटर का आप डाल लोगे। एक मैं आपको जीएसटी का बता देती हूँ, जिस केस में जीएसटी रिटर्न हो रही है वो हो रही है हमारी सेन प्राइवेट लिमिटेड से, तो यहां पर भी आप डाल दोगे सेम बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, कितना 81, बस सिंपल, ठीक है। तो एक बार आप चाहो तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज को एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है, जिसको लेजर पोस्टिंग समझ में नहीं आई है, वरना अभी तक तो शायद आपको लेजर पोस्टिंग किसी से समझ में आ गई होगी। फिर भी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपको क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं होती अगर परचेज बुक आप बना रहे हो, क्योंकि जर्नल बुक का ही तो सब्सिडरी बटे हुए हिस्से होते हैं ना हमारे ये सब्सिडरी बुक्स, ओके। तो देखो एक चीज आप देखो, अगर आपको सिर्फ मैं जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करने की कहती तो आपको हर चीज का अलग 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 लेजर पोस्टिंग करनी पड़ती और कितना ज्यादा लेंदी हो जाता और कितना ज्यादा कंजस्टेड भी हो जाता। अब आपने परचेज बुक मेंटेन करी और सीधा सीधा अमाउंट डाल के उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में डाल दी, कितना ईजी हो गया था, है ना। तो अब हम लोग कल करेंगे सेल्स बुक का, ठीक है। इसको भी मैं आपके क्वेश्चन के साथ अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। फिर भी आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ओके। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
ये मैस में पीछे से हटा देती हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।